मेरे ख्याल से मैं आ गया हूँ इस पे, मेरा मंच पे। तो मैं नमस्कार करता हूँ आप सब लोगों को। और मुझे कहा गया है, आदेश हुआ है कि कुछ देर इंतज़ार किया जाए कि जब लोग आते हैं तो उनको थोड़ा टाइम लगता है आने में। जब मैं शुरू करूँगा, मेरा मंच से आ गया है नमस्कार। तो नमस्कार मेरा मंच वालों, यानी कि गीतांजलि और उनकी टीम। हाँ, नमस्कार गीतांजलि, धन्यवाद स्वागत के लिए। मेरा मंच पर आपने मेरा स्वागत किया, धन्यवाद। फूल भी मुझे मिल रहे हैं, बड़े खूबसूरत फूल हैं, अच्छा लग रहा है। अरे, एक दो तीन फूलों के गुच्छे आ गए। और ये मैंने पहले से ही, जो भी अभी पता नहीं कितने लोग आए, अभी 4 ही लोग आए हुए हैं। तो काशीकर जी आ गए हैं। काशीकर जी नमस्कार। वसंत काशीकर, सभी जानते हैं इनको, जबलपुर के बड़े प्रख्यात रंगकर्मी। और सो थोड़ा अंधेरा है फेस पर। अरुजा जी, आप क्या लाइटिंग में मेरे कुछ कर सकती हैं? अब तो देखो गीतांजलि, अंधेरा है, रोशनी है, जो भी है ऐसे ही रहेगा, इसमें ज़्यादा बदलाव की तो उम्मीद नहीं है। हाय यूवी, क्या हाल है भाई? नमस्कार नमस्कार। युवराज शर्मा, मेरे एनएसडी के बैचमेट, मेरे बहुत अभिन्न मित्र, बहुत बढ़िया इंसान। और अनिल रंजन भौमिक आ गए हैं हमारे इलाहाबाद के। ये भी मेरे अच्छे मित्रों में से हैं। अभी इन्होंने कुछ दिनों पहले मुझे फेसबुक पे फंसाया था, जैसे आज गीतांजलि ने फंसाया है। तो हेलो गीतांजलि, एक बार नमस्कार हो चुका है, अब अपने फूलों के साथ आपको हेलो भी हो गया है। और आप जब मुझे आदेश करेंगी कि मैं बातचीत शुरू करूं, तो मैं शुरू करूंगा, नहीं तो मैं ऐसे ही जो है कुछ कुछ बोलता रहूंगा। पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ अपने जानने वाले, चाहने वाले लोग हैं, जिन्हें मैं भी चाहता हूँ। नसरीन, नमस्कार नसरीन, बहुत साल हो गए तुमसे मिले हुए। और नौशाद से तो होती है मुलाकात बीच बीच में। नसरीन भी हमारे अभी आई थी कुछ दिनों पहले आपके मेरा मंच पर। बहुत कमाल की अभिनेत्री है नसरीन। तो नसरीन आ गई हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कोई टॉप फैन भी आ गए हैं, वसुंधरा व्यास। नमस्कार अमिताभ जी कह रही हैं। नमस्कार वसुंधरा व्यास जी, आपका भी अभिनंदन। नमस्कार काशिकर भाई। तो गीतांजलि का आदेश आ गया है भाई। देखिए, मैं शुरू करूं तो मैं शुरू करता हूं। और शुरू करने से पहले मैं दो तीन बातें बहुत साफ कर देना चाहता हूं कि यानी कि ये जो है बहुत अच्छा शुरू हुआ है। जब से लॉकडाउन और कोरोना आया है, तो थिएटर की तो एक्टिविटीज़ लगभग रुक गई। पर ये फेसबुक और जूम और इन सब चीज़ों के ऊपर जो इस तमाम तरह के जो ये नए प्लेटफॉर्म शुरू हो गए, और उस पर बहुत सारी बातचीत हो रही है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ये तो बहुत अच्छी शुरुआत हुई, एक नई शुरुआत हुई है। और मेरे ख्याल से जब चीज़ें वापस सामान्य हो जाएंगी, स्थिति नॉर्मल हो जाएगी, उसके बाद भी ये जारी रहेगा। लेकिन हम जैसे लोग जो, जिनका हाथ थोड़ा तंग है टेक्नोलॉजी में, तो कभी कभी फंस जाते हैं। जैसे कि मैं कोशिश कर रहा था कि मैं अपने फ़ोन पे करूं, लेकिन फ़ोन में कुछ करने में फिर दिक्कत हो रही थी। तो मेरी बेटी, जो कि ज़्यादा टेक सेवी है, उसने मुझे ललित सिंह पोखरी आ गए हैं। नमस्कार ललित सिंह जी, कैसे हैं? नूतन सूर्या, मेरी एक और बैचमेट देख रही मुझे, वाह मज़ा आ रहा है। तो और ललित ने मुझे फूल भेज दिए, थैंक यू ललित फूलों के लिए। तो मैं कह रहा था कि तो अब मैं सडनली फ़ोन से लैपटॉप पे आ गया हूँ, और मेरा चेहरा भी अंधेरे में, ऐसा मुझे बताया गया, लेकिन अब ठीक है। तो ज़्यादा नाटकीता होती है कई बार अंधेरे में, खैर। तो उसमें मुझे बताया गया कि शायद मेरे कमेंट्स फ़ोन पे आएंगे, तो बगल में मेरा फ़ोन भी रखा हुआ है, जिसमें मैं देखता रहूँगा और आप लोगों से बातचीत भी करता रहूँगा। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि मैं इस क्या बातचीत करनी है, इसके विषय को लेकर के थोड़ा सा पशोपेश में था। तो मैंने सोचा कि मेरी थिएटर की जर्नी कैसे शुरू हुई,
इसको लेकर मैं कुछ बात करूं, उसके मुख्य मुख्य पड़ावों की, और उन पड़ावों के साथ कुछ उन व्यक्तियों और उन संस्थाओं के बारे में भी बात करने की कोशिश करूं जिनसे मेरा जुड़ाव रहा है। और ख़ास तौर से मैंने गीतांजलि के साथ शेयर भी किया था कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का जो इतिहास है, थोड़ा सा मुख्तसर सा, कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, उसमें भी कुछ एक आध दो दिलचस्प तथ्य हैं जो शायद लोगों को इंटरेस्टिंग लगें। तो उनको जो है मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा, बताऊंगा। और मुझे पता नहीं ये बातचीत कितना आप लोगों को बांध पाएगी, नहीं बांध पाएगी, पर कोशिश तो करते ही हैं। तो शुरू करता हूं मैं। और मेरी जो जिंदगी में जबलपुर शहर का बहुत महत्व है। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं आज ये ग्वालियर के लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूं जो मध्य प्रदेश में है, तो मैं भी एक मध्य प्रदेश के शहर का नाम ले लूं। थैंक यू ललित सिंह पोखरिया जी, आपने मेरी लाइटिंग को ठीक ओके कर दिया, तो आप तो एक्सपर्ट हैं इसके। तो मैं ये कह रहा था कि जबलपुर शहर का जो महत्व है मेरी जिंदगी में, वो ये है कि एक तो मेरा जन्म वहां पर हुआ, तो इसे बहुत महत्वपूर्ण है मेरे जीवन में। मेरा ननिहाल है जबलपुर में, और अभी भी मेरी दो मौसियाँ रहती हैं। मेरे नाना का घर वहीं पे, मेरी बाई चांस मैं घर में ही पैदा हुआ हूँ, अभी तक वो घर है 1408 राइट टाउन, 1408 राइट टाउन, महाराष्ट्र हाई स्कूल के सामने है मेरे ख्याल से। और वो घर भी है, वो कमरा भी है। वैसे घर काफ़ी टूट फूट रहा है, लेकिन अभी वो कमरा भी मौजूद है जहाँ पैदा हुआ। तो एक तो ये जबलपुर का महत्व है मेरे जीवन में। दूसरा जो महत्व है वो ये है कि न जाने ऐसा क्या हुआ, हमारा एक जो परिवार अपना है, मेरे पिताजी, माताजी और हमारे हम लोग 5 भाई, कि किन्हीं वजहों से मैं बचपन में अपने नाना के घर रहने के लिए पहुंच गया। यही कोई 4-5 साल की उम्र रही होगी मेरी। क्यों पहुंच गया, क्यों वहां रहने लगा? मेरे बाकी चारों भाई मेरे माता पिता के साथ रह रहे थे और मैं वहां पर रह रहा था। और इसकी वजह क्या थी मुझे नहीं मालूम है, लेकिन वहाँ के रहने का जो एक फ़ायदा हुआ, एक तो ये कि खैर मैंने की पढ़ाई लिखाई जो शुरुआत हुई, और मेरे नाना जी का घर बहुत बड़ा था, किताबों की दुकान थी उनकी, किताबें बहुत थी घर में। तो किताबें वगैरह तो खैर उस वक्त पढ़ने का उतना नहीं शौक हो, तो बाद में शौक लगा। लेकिन जो मेरी दो मौसियाँ जिनके साथ में रहता था, जिनकी तब तक शादी नहीं हुई थी, उनमें से एक मौसी जिनको हम लोग बुन्नी मौसी कहते हैं, उनका वैसे नाम साधना श्रीवास्तव था और शादी के बाद साधना उपाध्याय हो गया। तो जो साधना मौसी थी, मेरी मुन्नी मौसी, वो उस वक्त शायद बीएससी कर रही थी और वो काफ़ी कल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थी। और वैसे भी जबलपुर को जो है संस्कारधानी कहा जाता है। वो वहाँ पे म्यूज़िक में भी, डांस में भी और थिएटर में भी एक्टिव थी। और बचपन में मुझे कई बार मैं उनके साथ जो है उनके नाटकों की रिहर्सल में जाया करता था, और भी जो किसी भी कार्यक्रम की रिहर्सल में। तो तब मुझे बहुत ज़्यादा समझ नहीं थी, मैं मुश्किल से शायद 5 साल या 6 साल का रहा होऊंगा। तो लेकिन वो जो शायद एक वो जो संस्कार पड़े उस संस्कार धानी में, कि जाकर के नाटकों की रिहर्सल देखना, बैठना, और उसके बाद जो है वहाँ पर मुझे याद है कि मैंने एक नाटक में एक्टिंग भी की थी। वो शैडो प्ले था। इसका जिक्र मैंने अभी कुछ दिनों पहले भारतेंदु नाट्य अकादमी का जो कार्यक्रम है, रंग समागम था, उसमें भी मैंने इसके बात का जिक्र किया कि वो एक शैडो प्ले था। और उसमें एक ऐसी औरत की कहानी थी जो, जितना मुझे याद है उस 5-6 साल की उम्र का, कि जो किसी ऐसे टीबी या ऐसे कैसी इन्फेक्शन वाली बीमारी से ग्रसित है और ऑलमोस्ट वो मृत्यु शैया पर पड़ी हुई है। और मैं उनका बेटा बना था और मैं किसी की गोद में हूँ और वो बिस्तर पे लेटी हुई हैं और मैं हाथ बढ़ा के माँ 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 के पास जाने की चेष्टा कर रहा हूँ। कुछ होगा इस तरह का मार्मिक सा दृश्य, मुझे इतना ही मेरी स्मृति में है। नमस्कार, जयंत, प्रणाम, क्या बात है। अमिताभ सिन्हा नहीं, अमिताभ श्रीवास्तव कहा करो तुम मुझे। चलो ठीक है। तो भूमिकेश्वर भी हैं, वाह। तो खैर, तो वो मेरी ज़िंदगी का वो शैडो प्ले जो था, उसका मुझे नाम भी नहीं पता, बस ये दृश्य मेरी स्मृति में अंकित है।
तो ये मेरी स्टेज पर पहली एंट्री थी, चाहे शैडो प्ले में ही सही, चाहे मेरी छाया दिखाई दे ही होगी। तो यहाँ से मेरी शुरुआत हुई। खैर उसके बाद मैं कुछ साल वहाँ पे रहा, और शायद मेरे ख्याल से मैं 1960 के आसपास, यानी कि 6 साल के साथ या 61 में जो है, यानी 5 या 6 साल का रहूँगा। तो उसी के बाद मैं अपने पिताजी के पास रहने के लिए चला गया। वो जो उस वक्त भीमताल में थे, वहाँ से हम लोग लखनऊ आए, और लखनऊ से हम लोग इलाहाबाद आ गए। और मेरी जो सारी पढ़ाई लिखाई इलाहाबाद शहर में हुई। मेरा जो भी एक कहते हैं जो आपका फॉर्मेटिव ईयर्स हैं, वो सारे के सारे, भाई देखिए बहुत लोग मुझे नमस्कार कर रहे हैं और मैं सबका जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त ज़्यादा लोभ अपनी बात कहने का है। पर सबको मैं नमस्कार कह रहा हूँ, और किसी को मैं नमस्कार नहीं कह पा रहा हूँ तो वो तब भी मेरा नमस्कार स्वीकार कर ले, ऐसा मैं मानता हूँ। तो इलाहाबाद, जैसे बता रहा था कि मेरे इलाहाबाद आ गया, मेरे फॉर्मेटिव ईयर्स वहीं पे बीते और बहुत अच्छा वक्त बीता। आज दिल्ली में रहते हुए 40 साल से ज़्यादा हो गए हैं। 76 में आया था मैं, 1976 में, तो अब तो 44 साल हो रहे हैं। पर आज भी लगता है कि मैं इलाहाबाद से दिल्ली आया हुआ हूँ कुछ काम करने के लिए, और वापस इलाहाबाद ही जाना है। इसके बाद मेरा जो घर है वो इलाहाबाद है। तो ऐसा जुड़ाव है, जबकि इलाहाबाद में मेरे ख्याल से मैं शायद मैंने अपनी ज़िंदगी के, अगर मान लें कि हम 61 में भी आ गए थे, तो 76 तक करीब 15 साल ही बिताए हैं। उसका लगभग तिगुना समय दिल्ली में बिता दिया। तो खैर, इलाहाबाद में जो है मेरा, जहाँ से मेरे एक तरह से रंगमंच की शुरुआत हुई, और वो इस तरीके से शुरुआत हुई कि शायद वो जबलपुर का के संस्कार थे, या हमारे फिल्में देखते थे, फिल्मों को देख करके था कि भाई मैं भी एक्टिंग करूं, एक्टर बनने की इच्छा थी। उसका ग्लैमर अट्रैक्ट करता था थिएटर का, और शायद सिनेमा का भी, और ये था कि थिएटर के द्वारा सिनेमा में पहुंचेंगे। तो खैर, तो मैं कोशिश में लगा हुआ था। खैर वहाँ पे उसी तरीके से कुछ लोगों से मिले, नाटक में काम करना शुरू किया। और जो हम लोग नाटक कर रहे थे वो जैसे उस जमाने में अक्सर युवा लोग करते हैं, जिनका बहुत खास अर्थ नहीं होता है, अपने तरह का एक थिएटर करते रहते हैं। उसी में कुछ ऐसा हुआ कि मेरे मुलाकात मेरे एक मित्र संजीव कशालकर से हुई। अफसोस अब दुनिया में नहीं है वो। तो उन्होंने मेरा एक नाटक देखा, और उसके बाद उन्होंने मुझे एक ऑफर दिया, या मुझसे एक सवाल पूछा कि क्या मैं खामोश अदालत जारी है नाटक में काम करना चाहूँगा। अच्छा, नाटक करते करते इस तरह के नाटकों के नाम तो सुन लिए थे, पढ़े ना भी हो, तो मालूम था कि खामोश अदालत जारी, क्योंकि घर में पत्रिकाएं बहुत आती थी। धर्मयुग, हिंदुस्तान तो आता ही था, दिनमान आता था, तो इनको पत्रिकाओं को पढ़ते रहते थे, और अक्सर फिल्म और थिएटर और कॉमिक्स वाला ही सेक्शन पढ़ते थे। बाकी जो गंभीर खबरों वाला हिस्सा था, जिसमें कि आपका पॉलिटिक्स की बात होती है और करंट अफेयर होते हैं, उन सब को तब मैं नहीं पढ़ता था। तो मैंने कहा हाँ मैं करूँगा। और उस तरीके से मेरी अपनी ज़िंदगी के जो दूसरे एक व्यक्ति से मुलाकात हुई, अनुपम आनंद, जो मेरे बहुत अभिन्न मित्र रहे, और जिनका अभी कुछ दिनों पहले इंतकाल हुआ ब्रेन हेमरेज से। तो वो मुझे मिले, और वो मुझे लेकर के प्रयाग रंगमंच नाम की एक संस्था में ले गए, जहाँ से एक तरीके से मेरे थिएटर की असली जर्नी की शुरुआत होती है। तो आज मैं थोड़ा सा प्रयाग रंगमंच के बारे में, थोड़ा सा इलाहाबाद थिएटर के बारे में, और थोड़ा बहुत डॉक्टर सिन्हा के बारे में पहले बात करना चाहूँगा। यानी कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जैसे डॉक्टर सिन्हा, जो कि प्रयाग रंगमंच के मेन कर्णधार थे, सब अधिकतर नाटक वही डायरेक्ट करते थे, और बहुत कमाल के डायरेक्टर थे। उनके कमाल के डायरेक्शन के बारे में मैं कुछ देर बाद में बताऊंगा। तो उसमें देखो, अरे भाई ये तो चला गया फेसबुक पे से मेरे, कहाँ गया हूँ मैं, कुछ और आ गया है। चलिए मैं देखता हूँ अभी। तो रुजा जी, आपको आके शायद दोबारा से इसको करना पड़ेगा। तो हुआ ये कि जो डॉक्टर सिन्हा बताते थे कैसे इलाहाबाद में उन लोगों ने थिएटर की शुरुआत की। ये 1950 के शुरू की बात थी, हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, और एक कुछ युवा लोग, तब ये लोग युवा थे, और इनके दिल में इच्छा थी कि थिएटर किया जाए। उन लोगों को थिएटर के प्रति एक आकर्षण था, जबकि उन लोगों का जो रंगमंच से परिचय
रहा था वो रामलीलाओं और पारसी थिएटर के द्वारा था। लेकिन हाँ, क्योंकि ये लोग सब साहित्य से जुड़े हुए लोग थे, तो साहित्य के कई सारे लोग, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इस तरह के तमाम जो उस वक्त के लेखक थे, इनकी रचनाओं को पढ़ा था और एक गंभीर किस्म के रंगमंच करने की इन लोग की इच्छा थी। लेकिन रंगमंच के बारे में इन लोगों की जानकारी बहुत नहीं थी। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ग्रुप बनाया, नाट्य केंद्र उसका नाम रखा। उसमें डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल थे, शायद उनके नाम से सब लोग परिचित होंगे। बहुत नाटक लिखे उन्होंने, उनके नाटक खूब खेले गए हैं, अभी भी खेले जाते रहते हैं। और उसके अलावा डॉक्टर सत्यव्रत सिन्हा, डॉक्टर जीवनलाल गुप्त, जो मुझे कुछ नाम याद आ रहे हैं, शायद मैं कुछ नाम भूल रहा हूँ, रामचंद्र गुप्त थे। आप कहेंगे इसमें तीन डॉक्टर आ गए, ये मेडिकल के डॉक्टर नहीं थे। ये लोग सब जो है लिटरेचर में इन्होंने किया हुआ था और उसकी डॉक्टरेट हासिल की हुई थी। शायद जीवनलाल गुप्त जी मेरे ख्याल से बायोलॉजी के अध्यापक थे, तो उन्होंने उसमें डॉक्टरेट की होगी अपने विषय में। पीएचडी वाले डॉक्टर थे ये लोग। तो खैर, और भी कुछ लोग थे इनके साथ में। और रामचंद्र गुप्त जी जो थे, ये इनका व्यापार था। स्टेशन के पास बहुत मशहूर इनकी एक दुकान थी, जो अक्सर एक ज़माने में स्टेशनों के पास हुआ करती थी, जहाँ पे आपको 24 घंटे दुकान खुलती थी और आपको कोई भी यात्री आए तो खाना, कम से कम पूरी सब्जी मिलेगी। तो खैर, इन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों ने जो था ये तय किया कि भाई हमको थिएटर के बारे में जानना है, क्योंकि सब अध्यापन से अक्सर लोग जुड़े हुए थे या साहित्य से जुड़े हुए थे। तो उन्होंने तय किया कि हर व्यक्ति को एक विषय बांट दिया गया कि अच्छा, आप जो है एक्टिंग के बारे में, स्टानिस्लावस्की के बारे में पढ़ेंगे, 1 महीना 1.5 महीना लीजिए, और उसके बाद आकर के आप बाकी लोगों को पढ़ाएंगे। ऐसे ही किसी को सौंप दिएगा कि आप सेट डिज़ाइन के बारे में आप पढ़िए, उसके बारे में बताइए। या जो अलग अलग विषय थे वो अलग अलग व्यक्तियों को, जो ग्रुप के सदस्य थे, उनको दिए जाते थे। और वो लोग जो है आकर के उन विषयों को बाकी साथियों के साथ शेयर करते थे। इस तरीके से इन लोगों ने अपने आप को ट्रेन किया और उसके बाद इन लोगों ने नाटक करने शुरू किए और बहुत अच्छे अच्छे नाटक किए इन्होंने मोहन राकेश के नाटक किए, जो उस तरह के, जो कहेंगे एक मॉडर्न प्लेस थे। उन्होंने उसकी शुरुआत की इलाहाबाद के रंगमंच में। इब्सन का इन्होंने, जो हेनरिक इब्सन बहुत मशहूर नॉर्वेजियन नाटककार हैं, उनका नाटक किया। और हिंदी के जो उस वक्त राम कुमार वर्मा लिख रहे थे या उपेन्द्रनाथ अष्ट लिख रहे थे, इन लोगों के जो अच्छे नाटक थे, इनके नाटकों को करना शुरू किया। फिर जैसा कि अक्सर हमारे थिएटर में होता है कि लोगों की ईगो भी थोड़ी बड़ी होती है और आपस में तकरार वगैरह हो जाती है, तो किसी बात से ये ग्रुप टूटा और डॉक्टर सिन्हा और कुछ लोग साथ में उनके अलग होकर के आ गए। उन्होंने प्रयाग रंगमंच नामक संस्था की शुरुआत की। और प्रयाग रंगमंच की शुरुआत मेरे ख्याल से 58-59 के आसपास हुई होगी या 60s में हुई थी। और उसमें यानी कि डॉक्टर सिन्हा ने भी प्लेस डायरेक्ट किए, जीवनलाल गुप्त जी ने भी किए, और रामचंद्र गुप्त जी ने भी किए, शांति स्वरूप प्रधान ने भी किया, और लोगों ने भी किया। लेकिन मूलतः उसमें डॉक्टर सिन्हा ही नाटक डायरेक्ट करते थे। और ये लोग, इन्होंने यानी कि जो कहते हैं एक तरह से मॉडर्न इंडियन थिएटर या उसको लेकर के इलाहाबाद में आए। प्रयाग रंगमंच ने 1966 में एक थिएटर फेस्टिवल किया इलाहाबाद में, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। उतने तब आपको साधन नहीं थे, और उसमें उन्होंने दिल्ली से राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को बुलाया, जिसने वहाँ पे 2 नाटक, कंजूस और एडिपस नाटक मंचित किए। और बंगाल से शंभू मित्रा को बुलाया। उन्होंने जो एडिपस रेक्स मशहूर ग्रीक ट्रेजेडी है, और वो प्रस्तुत किया उस फेस्टिवल में, और साथ में सेमिनार हुआ और बहुत कुछ, यानी कि तो इस तरह का काम ये प्रयाग रंगमंच बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहा था। और सिर्फ प्रयाग रंगमंच ही नहीं कर रहा था, मैं अगर 3 इयर्स का नाम नहीं लूँ, वो भी उसी के पैरेलल ग्रुप था, वो भी इसी तरह का अच्छा काम कर रहा था। और ये बता दो बेटा, इसको कैसे ऐसे ही रहेगा, ये इसको छूटना ना पड़ेगा मुझे बीच बीच में। तो खैर, तो ये तो थोड़ा सा प्रयाग रंगमंच का बैकग्राउंड था। और डॉक्टर सिन्हा जो है, उनकी जो एक, उनका जो कहते हैं ना कि क्लेम टू फेम है, जिससे उनको बहुत प्रसिद्धि मिली, वो था कि उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक अंधेर नगरी को
एक नए अर्थ के साथ करने वाले वो पहले व्यक्ति थे। और उस ज़माने में ना इंटरनेट था, ना मोबाइल था, और उसके बावजूद जो है वो, अरे, इसमें रामचंद्र गुप्ता जी दिख रहे हैं। मुझे पता नहीं, अगर वही रामचंद्र भाई साहब हैं तो रामचंद्र भाई साहब को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और आज इन्हीं लोग की बदौलत में जहाँ पर भी हूँ, इन्हीं की बदौलत हूँ। तो मुझे पता नहीं, अगर यही वो रामचंद्र गुप्ता है तो ये तो मेरा आज का दिन बन गया, मेरे लिए बहुत खास दिन हो गया। तो खैर, तो डॉक्टर सिन्हा ने अंधेर नगरी को एक बिल्कुल नए तरीके से, एक नए अर्थ के साथ किया, बिना स्क्रिप्ट में कोई बदलाव किया। और इस प्रस्तुति की चर्चा बहुत जगह हुई, इतनी हुई कि जब 1974 में कलकत्ता की जो एक बहुत विख्यात संस्था थी उस जमाने में, अनामिका, तो अनामिका ने जब अपना ये दूसरा थिएटर फेस्टिवल किया, तो उसमें उन्होंने डॉक्टर सिन्हा को आमंत्रित किया। और उसकी कुछ एक वजह थी शायद वो, क्योंकि उसमें कुछ लोग जुड़े हुए थे बनारस से, कि वो बनारस के एक दल के साथ अंधेर नगरी नाटक को लेकर के कलकत्ता आए। और वहाँ पे उसको देख करके आज तक हमारे जो कुछ मित्र हैं जो उस फेस्टिवल में गए थे, एन के रैना जी जैसे हैं, और भी कुछ लोग हैं, वो उसको आज तक याद करते हैं उस प्रोडक्शन को। और उसको देख करके बाद में कलकत्ता की एक और संस्था अनामिका कला संगम ने प्रयाग रंगमंच को आमंत्रित किया कि आप अंधेर नगरी को लेकर के कलकत्ता आए। और सिर्फ वही नहीं, शरद जोशी जो आपके जो भोपाल के रहने वाले थे, मध्य प्रदेश के, और बहुत बड़े व्यंग्यकार थे, उन्होंने हम लोगों को भोपाल, इंदौर, उज्जैन के एक टूर पे 1975 में बुलाया था, कि जिसमें कि हम लोग ये अंधेर नगरी लेकर के और दो नाटक लेकर के कलकत्ता भी गए थे और यहाँ भी आए थे। तो एक तो डॉक्टर सिन्हा ने जिस तरह से अंधेर नगरी को किया, उनकी जो थिएटर की समझ थी वो कमाल की समझ थी। और ये उन्होंने समझ कैसे अपना धीरे धीरे ग्रूम करके पाई, वो तो था ही। और दूसरी चीज जो थी कि उन्होंने थिएटर दी एब्सर्ड के प्लेस की तरफ उनका बहुत आकर्षण था। और उन्होंने सैमुअल बेकेट का जो एक बहुत विख्यात नाटक है वेटिंग फॉर गोडो, उसको किया और बहुत ही उसकी सफल प्रस्तुति किया। उसका उन्होंने एक तरीका निकाला था कैसे इस तरह के नाटकों को मंचित करना है। और सिर्फ यही नहीं, वेटिंग फॉर गोडो उन्होंने विपिन कुमार अग्रवाल के कुछ नाटक किए जो कमाल के नाटक थे। मुझे उनको देखने का उतना अवसर नहीं मिला, क्योंकि मैं डॉक्टर सिन्हा के साथ करीब सन 72 से लेकर के सन 75 तक 3 साल ही काम कर पाया। लेकिन हाँ, ये मेरी खुशकिस्मती थी, जयंत भी आ गया है। हेलो जयंत, क्या हाल है भाई? तो वो जो है मुझे अंधेर नगरी में काम करने का मौका मिला, और साथ में ही मुझे वेटिंग फॉर गोडो में भी लकी की भूमिका करने का मौका मिला। तो ये मेरे लिए एक जीवन की बहुत बड़ी निधि रही, नाटकों में काम करना, डॉक्टर सिन्हा के साथ काम करना, और जिन्होंने मुझे थिएटर के बारे में एक क्या थिएटर फॉर्म है, आर्ट की कैसी कैसी ये फॉर्म है, इसके बारे में बताया, और क्या मुझे करना चाहिए इसकी मुझे एक राह दिखाई। और वहां से निकल करके फिर, यानी कि हम ऐसे बीच में एक जिक्र कर दूं, बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है मेरी जिंदगी का, वो ये कि 1975 में इमरजेंसी लगी। और इमरजेंसी के बाद सारी नाटक की गतिविधियां इलाहाबाद में तो रुक गई थी। बहुत लोग जेल भेजे गए, अच्छे खासे पढ़ने वाले विचारक लोग, इंटेलेक्चुअल्स, राइटर्स, ये लोग जेल जा रहे थे। और डॉक्टर सिन्हा, उनको हो गया था अंदेशा कि वो भी जेल जा सकते हैं, और उन्होंने किसी रेफरेंस में मुझसे कहा था, तो वो भी जेल चले गए थे। और उसके बाद रंगमंच लगभग रुक गया। तब तक मुझे लग गया था थिएटर का कीड़ा, तो था कि नहीं, थिएटर करना है। तो उस इमरजेंसी के दौरान में बस एक ही नाटक हमने किया, वो था एल्बर्ट कामू या एल्बर्ट कामू का नाटक कैलिगुला, जो कि अमृत राय जी, जो मुंशी प्रेमचंद जी के बेटे थे, मुझे परिचय देना बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन अपने आप में बहुत बड़े महान अनुवादक रहे हैं, लेखक रहे हैं अमृत राय जी। उसका उन्होंने कमाल का अनुवाद किया था इस नाटक का हिंदुस्तानी जुबान में। और उनके बेटे आलोक राय जी ने उसमें कैलिगुला की भूमिका निभाई थी, और हम लोग के एक मित्र आशीष बनर्जी ने उसे डायरेक्ट किया था।
और ये जो है मेरी एक तरह से इलाहाबाद में एक थिएटर में उस वक्त की आखिरी प्रस्तुति थी, और उसके बाद जो है मैं एनएसडी की तरफ निकल गया। मैं चाहता था कि कुछ इलाहाबाद के थिएटर में कैसे करते तो उसके बारे में बात की जाए, लेकिन मैं देखता हूँ अगर बाद में वक्त रहा या किसी ने सवाल पूछा तो उसके बारे में बातचीत करेंगे। अभी हम चलते हैं एनएसडी के ऊपर, एनएसडी के बारे में। तो 1976 में मैंने यहाँ पर अप्लाई किया था और एनएसडी में मेरा एडमिशन हो गया, और मैं फिर जो है दिल्ली आ गया। तो मैंने इसे कहा था शुरू में कि मैं थोड़ा सा एनएसडी का एक इतिहास बताना चाहूँगा। हुआ क्या था कि जब 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो एक पूरा एक तरह से नया मुल्क बन रहा था, नई नई चीज़ें हो रही थी, और जो भी उस वक्त देश के कर्णधार थे, जो पॉलिसी मेकर्स थे, उनको ये महसूस हुआ कि जो जितनी आर्ट फॉर्म्स हैं इनका हमें कुछ करना होगा। क्योंकि होता पहले क्या था, रवायत क्या थी, वो ये थी कि आज़ादी के पहले रियासतें थी हिंदुस्तान में, सब लोग जानते हैं, और छोटे छोटे अपने रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट्स थी, और नवाब यानी कि हैदराबाद स्टेट थी, उस तरह की स्टेट्स थी। और जो रियासतों के जो नवाब लोग थे, जो जमींदार थे, या जो वहाँ के राजा वगैरह थे, ये लोग आर्टिस्टों को और आर्ट्स को, कलाओं को और कलाकारों को संरक्षण देते थे, प्रोत्साहन देते थे, उन्हें पैसा देते थे अपने काम को करने के लिए। उनके वजह से लोगों की जीविका चलती थी, इनका काम होता था। लेकिन जब इन सारी रियासतों को का विलय कर लिया गया भारतवर्ष के अंदर, तो हुआ कि अब इन आर्टिस्टों का, इन आर्ट फॉर्म से क्या होगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने उस वक्त 3 एकेडमी बनाई, ललित कला एकेडमी, साहित्य एकेडमी और संगीत नाटक एकेडमी। इसमें सबसे पहले संगीत नाटक एकेडमी का गठन हुआ था 1953 में। मैं कहने डेट्स थोड़ा बहुत नोट भी कर लिए। तो संगीत नाटक एकेडमी जब बना तो उसमें जो लोग थे उनको लगा गठन के बाद संगीत नाटक एकेडमी के कि हम लोगों को थिएटर के लिए, ठीक है हम बाकी चीज़ें करेंगे, जो भी करेंगे, हम लोग को एक इसकी एक ट्रेनिंग के लिए एक ड्रामा स्कूल शुरू करना चाहिए। और इस विचार से सन 1956 1956 में संगीत नाटक एकेडमी ने दिल्ली में एक 4-5 दिन का एक सेमिनार रखा इस विषय पर, जिसमें हिंदुस्तान भर से जो लोग थिएटर से जुड़े हुए थे, करीब 40 लोग, उनको आमंत्रित किया गया। और उन लोगों ने जो है बैठ के अपना माथापच्ची की, मीटिंगें हुई, और उसके बाद सेमिनार के बाद उनका ये एक निष्कर्ष निकला कि हम लोगों को एक नेशनल लेवल का ड्रामा स्कूल बनाना होगा। और शायद मेरे ख्याल से नामकरण भी वहीं पे हो गया कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जैसी चीज़ बनानी होगी। उसमें किस तरह की पढ़ाई होगी, कैसा कोर्स होगा, ये सब नहीं था, बस एक होना चाहिए, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होना चाहिए थिएटर का। अच्छा, इसी वक्त के आसपास क्या हुआ कि भारतीय नाट्य संघ नाम की एक संस्था है, और जो कि एक पूरे विश्व की एक संस्था है, इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट, उसका एक हिस्सा, एक अंग है। उन लोगों ने उसी साल अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर के अंत यानी कि 29 अक्टूबर से 2 नवंबर तक बॉम्बे में एक अपनी कॉन्फ्रेंस की, जिसमें दुनिया भर से उनके जो प्रतिनिधि थे वो लोग आए हुए थे। और मुख्यतः ये एशिया के प्रतिनिधि थे, एशिया के थिएटर के बारे में ये कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। और इंटरेस्टिंग चीज़ जो है कि कमला देवी चट्टोपाध्याय का नाम आप लोगों ने पता नहीं सुना है कि नहीं सुना है, और नहीं सुना तो आज सुन लीजिए। और उनके बारे में आप लोग गूगल करेंगे तो पता चलेगा। जैसे कि अभी कपला वात्सायन जी का कल ही निधन हुआ है, उसी तरह की एक और महिला थी, कुछ कह रही है, अच्छा ये तो कुछ और सवाल पूछ रहे हैं। तो खैर,
इसके बारे में बाद में बात करूंगा, भारतीय रंगकोश ट्राई करूंगा। तो क्या हुआ कि कमला देवी चट्टोपाध्याय संगीत नाटक की वाइस चेयरमैन थी, और उन्होंने जो ये एसएनए ने जो सेमिनार किया दिल्ली में, उसका उसकी अध्यक्षता की उस सेमिनार की। और कमला देवी चट्टोपाध्याय भारतीय नाट्य संघ की न सिर्फ फाउंडर थी, बल्कि उसकी भी अध्यक्ष थी, उसकी भी चेयरपर्सन थी। और उसकी वजह से वो जो ये बॉम्बे में जो सेमिनार हो रहा था भारतीय नाट्य संघ और आईटीआई का, उसकी भी अध्यक्षता कर रही थी। और यहां पर भी ये बात हुई कि हमको एक ड्रामा स्कूल बनाना है, लेकिन ये ड्रामा स्कूल, इसका स्वरूप थोड़ा भिन्न था। इसका स्वरूप ये था कि ये हमें जो एशियाई देश हैं और जो इतने सालों से एक गुलामी के दौर से गुजरे हैं, एक कॉलोनियल उसका हिस्सा रहे हैं, उससे निकालने के लिए और उनकी कलाओं को से मुक्त कराने के लिए, उनकी कलाओं को मुक्त कराने के लिए और कलाओं को के विकास के लिए हम लोग एक एशियन थिएटर इंस्टीट्यूट शुरू करें, जहां पे कि मूलतः इन देशों की लोक कलाओं को लेकर के उसके ऊपर काम किया जाए। और इसमें जो ये आईटीआई है, इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट, ये यूनेस्को जो कि यूएन की एक बहुत बड़ी संस्था है, उसका एक हिस्सा है। तो था कि इसमें यूनेस्को की भी भागीदारी रहेगी, पैसा वगैरह यूनेस्को से आएगा। तो इसलिए जो है ये एक एशियन थिएटर इंस्टीट्यूट की भी कल्पना की गई, जो कि एक थोड़ा सा अलग कल्पना थी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की कल्पना से। और ये दोनों ही सेमिनार सन 1956 में होते हैं, और दोनों में ही कमला देवी चट्टोपाध्याय रहती हैं। बाकी शायद और भी लोग रहे होंगे, कॉमन रहे होंगे, लेकिन एक उनकी मुख्य भूमिका थी। और जो संगीत नाटक एकेडमी का प्रपोजल था भी वो कागजों में ही था। उस पर जो भी चर्चाएं चल रही थी, विचार चल रहे थे, कैसे उसकी प्लानिंग चल रही थी। एशियन थिएटर इंस्टीट्यूट की शुरुआत जनवरी 1958 में दिल्ली में हो गई। और इसमें मुख्य पैसा यूनेस्को का था, कुछ पैसा जो है वो संगीत नाटक अकादमी ने भी दिया। और इन्होंने एक साल का एक कोर्स शुरू किया एशियन थिएटर इंस्टीट्यूट ने, जिसमें कि इन्होंने 2 विषय रखे थे। एक था रूरल थिएटर, इसका मतलब मुझे नहीं, यानी कि शायद रूरल थिएटर से उनका मतलब फोक थिएटर से ही रहा होगा, ऐसा थिएटर जो कि गांवों में या रूरल एरिया में होता है। और दूसरा विषय था चिल्ड्रन थिएटर। और इन दोनों सब्जेक्ट्स में 13 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया, टोटल 26 स्टूडेंट थे। और एक साल का इनका कोर्स चला, और उसके लिए इन्होंने बाहर से विदेश से 2 टीचर आए थे इन लोग को पढ़ाने के लिए। उस कोर्स के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, बस इतना मालूम है कि ये था। अच्छा, इसी बीच में क्या हुआ कि जो एसएनए का जो ये था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, इसका भी प्लानिंग करीब करीब फाइनल हो गई। और 1958 के अंत तक आते आते तय हो गया कि भाई इसको हम शुरू करेंगे। तो क्योंकि संगीत नाटक अकादमी दोनों जगहों पे शामिल था, उनको लगा कि हम एक ही संस्था जो है वो 2 ड्रामा स्कूल चलाए, तो ये तो थोड़ा सा अजीब हो जाएगा, तो क्यों ना इसको दोनों को मिला दिया जाए। और इसलिए जो है इन्होंने दोनों को मिला दिया, और इस नई संस्था का नामकरण हुआ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एंड एशियन थिएटर इंस्टीट्यूट। और 1959 में, मेरे ख्याल से अप्रैल में, इसकी शुरुआत हुई। और यानी कि शुरुआती दौर में एनएसडी जो है, बहुत ही इसकी भी एक अलग इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये कि शुरुआत हुई निज़ामुद्दीन के एक छोटे से फ्लैट में, जहाँ से शुरुआत हुई 1959 में, जब पहले बैच का एडमिशन हुआ, और सातू सेन जी इसके पहले डायरेक्टर नियुक्त हुए। और उसके बाद ये कुछ महीने वहाँ पे रहा, फिर निज़ामुद्दीन वेस्ट से निज़ामुद्दीन ईस्ट में शिफ्ट हो गया, थोड़ी सी बड़ी जगह। और ये जो एनएसडी के और एशियन थिएटर इंस्टीट्यूट का जो कल्पना की गई, इसमें तब 2 साल का कोर्स था और एक इंटीग्रेटेड कोर्स था, कंबाइंड कोर्स था। यानी कि जो छात्र हैं वो सारे विषय पढ़ेंगे और कोई भी इसमें विशेषज्ञता नहीं होगी। और 2 साल के बाद ये लोग अपना निकल के अपना थिएटर करेंगे, काम करेंगे। और
इनके जो नाटक भी होते थे वो पब्लिक के लिए नहीं होते थे, वो लोग अपना नाटक करते थे। अक्सर ये लोग शॉर्ट प्ले करते थे, स्टूडेंट्स वन एक्ट प्लेस करते थे, और वो वहीं पे जो इंटरनल ऑडियंस स्टूडेंट्स देखते थे, जो फैकल्टी होती थी वो देखते थे, और उनका असेसमेंट करते थे, उसको एनालाइज करते थे, उसको उसके बारे में बातचीत होती थी। तो निज़ामुद्दीन वेस्ट, निज़ामुद्दीन ईस्ट, उसके बाद बहुत जल्दी ही ये कैलाश कॉलोनी की एक कोठी में कहा जा सकता पहुंच गया, जो थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी जगह थी, और वहाँ पे इनके पास अपना ये इन्होंने छोटा सा स्टेज भी बना पाई कैलाश कॉलोनी में। और 1962 तक, 1962 तक एनएसडी वहाँ पे रहा। पर पता नहीं किन्हीं वजहों से जो पहले डायरेक्टर थे एनएसडी के, सातू सेन जी, उनका कुछ, एक तो उम्र भी थी, उनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग इतिहास है। वो अमेरिका से ट्रेनिंग लेकर आए थे और उन्होंने लाइटिंग के क्षेत्र में बहुत काम किया। उन्होंने पहला रिवॉल्विंग स्टेज बनाया हिंदुस्तान में। तो वो लेकिन 1961 में छोड़ के चले गए, और उसके बाद नेमी चंद जैन जी इसके कार्यकारी निदेशक रहे, और एक दूसरे निदेशक की खोज हुई, और उसी में इब्राहिम अलकाजी साहब को खोजा गया, और वो जो है 1962 में उन्होंने ज्वाइन किया, और उन्होंने फिर बहुत सारे परिवर्तन किए। एक तरह से कहते हैं कि एनएसडी को एनएसडी बनाने वाले जो है वो इब्राहिम अलकाजी साहब थे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी पिछले महीने ही उनका निधन हुआ, और मेरी जो आज इस बातचीत को इस तरफ ले जाने की एक वजह रही है वो ये भी कि कहीं पे इस बहाने से मैं अलकाजी साहब को याद करना चाहता था अपनी, मान लीजिए कि एक तरह से मेरी ये श्रद्धांजलि है उनके लिए। और उसके अलावा मुझे पता है कि जो आज की युवा जनरेशन है, युवा पीढ़ी है, उसको बहुत कुछ एनएसडी के बारे में भी शायद नहीं मालूम है। एनएसडी अभी कैसा है ये मालूम है, लेकिन पहले कैसा था इसके बारे में नहीं मालूम था, और अलकाजी साहब के बारे में भी शायद उनकी जानकारी सीमित हो सकता ना भी उनको, उन्होंने, क्योंकि अभी उनके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। तो मैं उनका जो जीवन परिचय है, बायोडाटा, वो नहीं दूंगा, वो आप लोग आप गूगल पे जाके विकीपीडिया पे पढ़ सकते हैं। मैं उनके कुछ काम के बारे में, उन्होंने क्या चेंजेस किए एनएसडी में, इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करना चाहूँगा। अभी वक्त है मेरे ख्याल से मेरे पास। तो अलकाजी साहब जो है आए, तो एक तो उन्होंने पहला जो बदलाव किया वो ये कि इन्होंने इस 2 साल के कोर्स को 3 साल का बनाया। उनको लगता था कि 2 साल बहुत कम समय है एक सही तरीके की ट्रेनिंग देने के लिए। दूसरा जो वो बदलाव किया वो ये कि इन्होंने उस वक्त 3 विशेषज्ञताएं शुरू की। वो थी डायरेक्शन, एक्टिंग और स्टेज क्राफ्ट, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं निर्देशन, अभिनय और मंच शिल्प। ये 3 विशेषज्ञताएं उन्होंने शुरू की। पहला साल उन्होंने ये बनाया स्ट्रक्चर कि पहला साल एक कंबाइंड कोर्स होगा सारे छात्रों के लिए, और सेकेंड ईयर से जो है उनको अलग अलग विशेषज्ञता की ट्रेनिंग दी जाएगी। कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि बेसिकली ड्रामेटिक लिटरेचर के सब्जेक्ट्स हैं, वो सारे स्टूडेंट्स के लिए कॉमन होंगे। उसके अलावा कुछ और विषय कॉमन होंगे। बाकी जो उनके जो विशेषज्ञता के विषय हैं वो उनको अलग अलग क्लासेस करनी पड़ेगी। हाँ, फर्स्ट ईयर में ये सारे ही विषय सबको लगभग पढ़ाए जाते थे एक साथ। तो एक तरह से उनकी जो एक बेसिक जो या बेसिस था, जो वो जो है मूलभूत चीज़ें, वो उनको वहाँ पर फर्स्ट ईयर में सिखाई जाती थी। फिर उसके आगे की बातें जो है एडवांस ट्रेनिंग उनको सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में अपनी विशेषज्ञता से जुड़ी हुई मिलती थी। जो तीसरा उन्होंने एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया वो ये था कि उनको लगा कि भाई अगर ये लोग थिएटर की ट्रेनिंग ले रहे हैं और इनके नाटक दर्शक नहीं देखेंगे जो ये काम कर रहे हैं, तो इन्हें जो है जो सही क्रिटिक कहाँ से मिलेगा। असली तो आपका जो एक्सपीरियंस या अनुभव तभी होता है जब एक आप ऑडियंस के सामने आप नाटक को प्रस्तुत करते हैं, लाइव ऑडियंस के सामने। खैर थिएटर लाइव ऑडियंस सामने होता है, ऐसे नहीं जैसे भी मैं अकेला बैठा बोल रहा हूँ फेसबुक पे। तो उन्होंने कहा कि हम सिवाय ये जो सीमित लोग हैं कि जो यहीं के संस्थान के लोग हैं और यहीं के स्टूडेंट देख रहे हैं, इसको ले जाके हम एक आम जनता तक इस नाटक को लेकर के जाएं, वो देखें, क्योंकि वो उनके सामने इन छात्रों ने क्या सीख रहे हैं, कितना सीखा है, इसका जो है एक असली पहचान या इसका जो है असली जो उनका एनालिसिस या क्या कहेंगे उसको, अभी शब्द याद नहीं आ रहा है कि असली उनका जो है वो एग्ज़ाम तो नहीं, खैर अभी शायद आ जाएगा।
वो वहाँ मूल्यांकन, असली मूल्यांकन उनके काम का वहाँ पर होगा। तो उन्होंने इसके लिए, थिएटर बहुत कम थे दिल्ली में उस वक्त, और शायद एनएसडी के पास बजट भी बहुत कम था, ये संगीत नाटक एकेडमी के अंतर्गत था उस वक्त। तो जैसे उन्होंने जब एक अपना पहला जो एक महत्वपूर्ण प्रस्तुति की, आषाढ़ का एक दिन की, मोहन राकेश के नाटक 1962 में, तो उन्होंने कैलाश कॉलोनी वाला जो बिल्डिंग थी, जो कोठी थी जहाँ पे क्लासेस होती थी, वहीं पीछे थोड़ी सी ज़मीन पड़ी हुई थी, उस ज़मीन पर उन्होंने वो जो सेट है उसका, जो मल्लिका का घर है, वो मल्लिका का घर उन्होंने वहाँ बनाया, मिट्टी से, गोबर से, ईंटों से, और उसके सामने कुछ दर्शकों के बैठने की व्यवस्था की, और वहाँ पे उन्होंने ओपन एयर में एक नाटक का मंचन किया, जिसमें कि आम जनता ने आकर देखा उस नाटक को। मुझे ये भी पता नहीं कि वो आमंत्रित दर्शक थे कि टिकट खरीद के आने वाले दर्शक थे, लेकिन हाँ, अलकाजी साहब ने ये शुरुआत कर दी थी कि एनएसडी के नाटकों को आपको टिकट खरीद के देखना होगा। लेकिन ये शुरुआत उसी के साथ हुई, या बाद में, ये मुझे, मेरी पक्की जानकारी नहीं है। तो खैर, तो ये दिल्ली के रंगमंच के लिए, दिल्ली के दर्शकों के लिए, और शायद हिंदी थिएटर का रंगमंच और भारत के लिए भी अपने आप एक एक्सपीरियंस था कि आप एक उसी तरह के ओपन एयर माहौल में, जैसा कि आषाढ़ का एक दिन में बताया गया है, उसी तरह के माहौल में आप एक नाटक को देख रहे हैं। उसका जो एक अनुभव था, लोग बताते हैं, उन्होंने देखा कि वो एक अलग ही अद्भुत अनुभव था। और अरे वाह, इदरीस भी है, क्या बात है इदरीस, तुमसे तो बरसों बाद हेलो हाय हो रही है, तुमसे तो बात ही नहीं हो पाती भाई, कल फोन करना मुझे। तो वो जो है, उन्होंने एक तो ये शुरुआत की, फिर उन्होंने उसके बाद दिल्ली में उस जमाने में एक ही थिएटर होता था, जो आज उस तरह से शायद हॉल तो होगा, वो जगह तो है, लेकिन वहाँ पे नाटक नहीं होते हैं। आईएफएक्स हॉल कहलाता था, ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स सोसाइटी थी, उसका हॉल था। और ये मावलंकर ऑडिटोरियम है रफ़ी मार्ग के पास, वहाँ पर उसके सामने था, यानी कि जो पटेल चौक के गोल का चौराहा, वहीं पे कोने पर, और वही एकमात्र हॉल था, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे हॉल था। तो वहाँ पे उन्होंने नाटकों की शुरुआत की। लेकिन अलकाजी साहब हमेशा एक स्पेस की तलाश करते रहे, उन्होंने स्पेसेस क्रिएट की, जिसमें ये तो खैर, क्योंकि कैलाश कॉलोनी में 1962 में जब अलकाजी साहब आए, उसके बाद कुछ ही महीने तक रहा एनएसडी, और उसके बाद रविंद्र भवन की बिल्डिंग बन के तैयार हो गई थी मंडी हाउस के क्षेत्र में। तो एनएसडी वहाँ पर शिफ्ट हो गया 1962-63 के बीच में, और वहाँ पर आए तो वहाँ पर फिर उस तरह से कोई परफॉर्मेंस स्पेस नहीं थी उनके पास। तो उन्होंने दो कमरों के बीच के, दो बड़े बड़े हॉल थे, उनके बीच की दीवार को तोड़ करके, और वहाँ पर एक स्टूडियो थिएटर बनाया 1964 में, 1964 में। और उस वक्त शायद शेक्सपियर की 400वीं शताब्दी थी। तो उन्होंने पहला प्ले वहाँ पर किंग लियर किया, और अफसोस कि अब वो भी स्पेस है, लेकिन अब वो साहित्य अकेडमी के पास है, और उसका स्वरूप बहुत बदल गया है, वो वैसा नहीं जैसा अलकाई साहब ने बनाया था। लेकिन जिन लोगों ने वहाँ पर नाटक देखा है, किया है, वो भी अपने आप में एक अद्भुत प्रदर्शन स्थली थी, कमाल की जगह थी। हमने कई नाटक किए वहाँ पर, देखे भी। छोटा सा हॉल था, 24 फीट बाई 24 फीट का स्टेज, और सामने उसके करीब उतनी ही बड़ी, क्योंकि दो कमरे थे, तो 24 फीट के दो कमरे थे, तो उतनी बड़े दो कमरे मिलके, तो उतनी ही बड़ी एक ऑडियंस के बैठने की जगह, जिसमें करीब 70 लोग बैठ पाते थे। सीढ़ियाँ सी बनी हुई थी 6-7, उस पर कुर्सियाँ रखी रहती थी। और उस 24 बाई 24 फीट के स्टेज पर उन्होंने किंग लियर जैसे नाटक का मंचन किया, और उसके बाद एक से एक कमाल के प्रोडक्शंस उस मंच पर हुए हैं। कुछ में हमने भी हिस्सा लिया है, हम खुशकिस्मत थे। एक उन्होंने ये स्पेस क्रिएट की जो बहुत कमाल की स्पेस थी, और जो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करके नहीं हुई। उन्होंने वो दीवार तोड़वाई, थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से जो होता ना मेसन या राजमिस्त्री का काम था, वो काम हुआ, कुछ उसको ब्लैक पेंट कराया, स्टेज वाले हिस्से को लाइटें वाइटें लगी। और अपने ही जो कारपेंट्री वर्कशॉप थी एनएसडी की, उनके कारपेंटर के साथ मिल करके अलकाई साहब ने कुर्सी डिज़ाइन की, और वो कुर्सियाँ सब इन हाउस बनी और वो लगाई गई। वो आज भी वो कुर्सियाँ एनएसडी में हैं। तो एक उन्होंने ये स्पेस बहुत कमाल की क्रिएट की। उन्होंने दूसरी स्पेस क्रिएट की जो आज भी है, जहाँ पे आज भी नाटक होते हैं, हालांकि वो भी
उसका स्वरूप बदल गया है, लेकिन जैसा उस वक्त था। लेकिन मेघदूत थिएटर जो है रविंद्र भवन में, और उस रविंद्र भवन के मेघदूत थिएटर की शुरुआत 1968 में हुई, जब मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गोदान पे आधारित एक नाटक होरी का मंचन होना था। और वो जगह खाली पड़ी थी, ऐसा सुनते हैं कि बंजर पड़ी हुई थी, कुछ था नहीं, झाड़ झंकार था। और अलकाजी साहब उस ढूंढ रहे थे कोई स्पेस, और शायद उनको लगा ये जगह अच्छी है। और वहां पर उन्होंने से जो भी काम किया, जो कैलाश कॉलोनी में आषाढ़ के एक दिन के लिए जो ऑडिटोरियम और सेट बनाया, वो भी स्टूडेंट्स की मदद से साथ मिलकर बनाया। और ऐसे ही उन्होंने जो ये मेघदूत थिएटर बनाया, ये सारे स्टूडेंट्स ने मिल करके मेहनत की। लोगों ने सर पे उठा करके, उसकी फोटो भी अरेंज होती थी कि ये लोग जो है सर में उठा करके मिट्टी और ईंटें और वो सब लेकर के जा रहे हैं, काम कर रहे हैं वहाँ पर। और सब ने जो है ना श्रमदान करके, और सिर्फ एनएसडी का स्टूडेंट्स ही नहीं, एनएसडी के स्टाफ ने भी, एकेडमिक स्टाफ ने भी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ ने भी, सब लोगों ने मिलकर उसमें मेहनत की। और एक पीपल के पेड़ के नीचे एक स्टेज बना, और सामने जो है उसके वही 8-10 स्टेप वाला ऑडिटोरियम बना। और ये भी कमाल का अद्भुत परफॉर्मेंस स्पेस रहा है। और जब मैं आया सन 76 में एनएसडी में, तो यानी कि तब रेपेटरी कंपनी क्योंकि रविंद्र भवन में थी, 75 में एनएसडी आया था बहावलपुर हाउस में, वो बताता हूँ मैं अभी। तो इन दोनों स्पेसेस में नाटक देखने और करने का जो मज़ा था, वो मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। यानी कि युवराज अगर अभी भी यहाँ पर मौजूद है, या अनीस आजमी दिखाई दिए मुझे, अनीस हैं, ऐसे लोग जो हैं जो उस जमाने के हैं, जिन्होंने वो काम देखा हुआ है, वही उसको महसूस कर सकते हैं, उसके बारे में बात कर सकते हैं। खैर, तो इस तरह की एक तो अलकाई साहब ने कि कोर्स में जो चेंज किया, इस तरह की परफॉर्मेंस स्पेसेस क्रिएट की, जो उनका बहुत बड़ा योगदान सिर्फ एनएसडी के लिए नहीं है, बल्कि दिल्ली के थिएटर के लिए है, हमारे भारतीय रंगमंच के लिए है। और अभी जब उनके कंडोलेंस मीटिंग मेरे ख्याल से हो रही थी अलकाई साहब की, उसके बीच में किसी ने अपना अनुभव शेयर किया कि जब वो एनएसडी से पास करके चला गया था अपने जहाँ का रहने वाला था, जिस इलाके का, उसके बाद उसकी मुलाकात कभी अलकाई साहब से हुई 1 आध साल बाद। और उन्होंने पूछा कि भाई आप कर रहे हैं, तो बोला, उसने कहा कि सर मैं क्या बताऊं, वहाँ पे हमारे पास कोई ऑडिटोरियम नहीं है, तो मैं थिएटर नहीं कर पा रहा हूँ, बड़ी दिक्कत हो रही है। तो वो बहुत गुस्सा हुए, बोले कि नाटक के लिए, रंगमंच के लिए ऑडिटोरियम इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है सिर्फ 2 चीज़ें, एक्टर्स और ऑडियंस। अगर आपके पास बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, आपके पास एक काम करने वाली टीम है जो पूरे दिल लगा के काम करेगी, उनमें पूरी लगन है, ललक है, और आपके पास एक दर्शक समुदाय है जो आके आपका नाटक देखेगा, तो ये 2 चीज़ होती हैं। मंच पर अभिनेता होता है और सामने दर्शक होता है। परफॉर्मेंस स्पेस आप अपनी खुद की क्रिएट कर सकते हैं, आप पेड़ के नीचे परफॉर्म कर सकते हैं, आप किसी चबूतरे पे कर सकते हैं, आप किसी स्कूल के क्लासरूम में परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसके लिए आप उसकी जो है शिकायत मत करिए, उसकी कमी महसूस मत करिए, उसको क्रिएट करिए। तो ये इस तरह की सोच वाले व्यक्ति थे अलकाजी साहब, और उनका यानी कि योगदान तो अभूतपूर्व है ही। उन्हें कहा जाता है कि आधुनिक भारतीय रंगमंच को बनाने वाले व्यक्ति रहे हैं, और कम से कम और कुछ नहीं तो एनएसडी को तो बनाने वाले व्यक्ति ही थे। आज एनएसडी जो भी है वो इन्हीं इब्राहिम अलकाजी साहब की वजह से है, और उन्हीं के पढ़ाए छात्र हैं जिन्होंने जाकर के फिर बाकी हिंदुस्तान भर में थिएटर किया, बहुत अच्छा अच्छा काम किया। और उनके नाम गिनाने की ज़रूरत नहीं, तो बहुत सारे नाम हैं, और उनके बारे में ज़्यादा लोगों को मालूम है, नहीं तो मालूम करिए, अगर जिनको नहीं मालूम है कुछ काम आप लोग भी करिए, सिर्फ सुनिए नहीं मुझे। तो अलकाजी साहब की जो ये थिएटर तो कर रहे थे, बहुत अच्छी प्लेस कर रहे थे, ट्रेनिंग दे रहे थे, टीचर बहुत अच्छे थे। उनकी एक स्ट्रगल और चल रही थी, और वो स्ट्रगल थी उनकी कि कैसे, क्योंकि वो संगीत नाटक अकादमी के अंडर में होने की वजह से उनको पूरी आज़ादी नहीं मिल पा रही थी अपने तरीके से काम करने की। और वो इस कोशिश में लगे हुए थे कि इसको जो है मैं इसके उससे निकाल सकूं। और सुनते ऐसा है कि उन्होंने इसके लिए 2-3 बार इस्तीफा भी दिया, रिजाइन भी किया, लेकिन हर बार गवर्नमेंट उनको वापस ले आई, इस वादे के साथ कि हम जल्दी करेंगे। खैर, ये जाकर के 1975 में हुआ कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एक इंडिपेंडेंट सोसाइटी बना,
और उसके साथ ही एशियन थिएटर इंस्टीट्यूट का जो नाम उसके साथ जुड़ा हुआ था, जो अपने आप में एक दुर्भाग्य है कि एक अच्छा इंस्टीट्यूट अगर वो बनता तो शायद एक अलग किस्म का काम करता, वो खत्म हो गया, वो सिर्फ एक एनएसडी के साथ जुड़ी हुई चीज़ रह गया नाम के लिए। और वो हटा, वो पुछल्ला या वो चीज़ हटी, पुछल्ला शायद मैं गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ उसके लिए। और 75 में ही एनएसडी जो है वो उसको बहावलपुर हाउस में जगह मिली, तो रविंद्र भवन से निकल करके स्कूल वाला विंग यहाँ पर आ गया और रेपर्टरी वाला विंग वहीं रहा। एनएसडी रेपर्टरी कंपनी भी अलकाजी साहब की एक योगदान तक शुरुआत थी जो उन्होंने 1964 में की, कि ताकि जो मेरे स्टूडेंट्स जो यहाँ पे हम जिनको ट्रेनिंग दे रहे हैं उनको एक प्रोफेशनल थिएटर कंपनी में काम कैसे किया जाता है इसका भी अनुभव मिले, इसकी भी ट्रेनिंग मिले, इसके लिए उन्होंने वो शुरुआत की। तो ये जो है उनके दो बहुत महत्व, जिनके काफ़ी सारे महत्वपूर्ण योगदान थे। मैं बीच में भटक गया, फ़ोन देखने लगा और कुछ कुछ पढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो खैर, तो 1976 में मेरा इस एनएसडी में दाखिला हुआ और उसके पहले मैंने इब्राहिम अलकाजी साहब का नाम सुना भी नहीं था उस तरीके से, यानी कि बस सुना था कि हाँ कोई है, पर कौन है क्या है उनका मुझे कुछ नहीं पता था। और ना तब गूगल था, ना मोबाइल फ़ोन था, ना कुछ था कि जिससे मैं उनके बारे में जानकारी हासिल करता, और ना शायद मैंने कोशिश भी नहीं की। मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि मेरा एनएसडी में एडमिशन हो जाएगा या नहीं हो पाएगा, मुझे पता नहीं था। खैर, मैंने अप्लाई किया, इंटरव्यू हुआ और मेरा जो है दाखिला 1976 में एनएसडी में हुआ। और मेरे साथ अभी यहाँ पे मैंने देखा था कि युवराज और नूतन हैं, अभी तो हरविंदर बबली भी दिख रही है। हाय बबली, क्या बात है, वाह तुम भी आ गई, मज़ा आ रहा है। तो बड़ा अच्छा बैच हमारा, बहुत कमाल का बैच रहा है। हम लोगों ने बहुत कमाल के नाटक किए, बहुत सारे काम किए हैं। उसके बारे में फिर कभी अगर गीतांजलि मुझे दोबारा मौका देगी तो उसके बारे में, लेकिन उस बार से मुझे ही नहीं, मेरे बैच के और भी लोगों को बुलाना होगा, तब बात बनेगी। तो खैर करेंगे। तो जब मेरा दाखिला हुआ, और मैं अपने आप को इसलिए खुशकिस्मत मानता हूँ कि मुझे कम से कम एक साल ही सही इस अभूतपूर्व व्यक्तित्व इब्राहिम अलकाजी के साथ पढ़ने का, उन्हें जानने का थोड़ा बहुत, और उनके कुछ एक बाद में उनके नाटकों में पहले भी काम किया, अक्सर क्राउड में ही काम किया, बाद में भी ज़्यादा बड़ा रोल नहीं किया, लेकिन काम करने का मौका मिला। और उस ज़माने में एनएसडी में ये नियम था, एक तो अलकाजी साहब क्या करते थे कि वो वैसे भी स्टूडेंट्स कम होते थे, थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर रेपेट्री के जितने भी लोग थे उनको मिला करके वो अक्सर बड़ी बड़ी प्रोडक्शंस करते थे, जिसमें बड़ी कास्ट, लंबी चौड़ी कास्ट और उसका बड़ा लंबा चौड़ा कैनवास। तो सारे लोग उसमें शामिल होते थे और 4 बजे से शुरू होती थी ये रिहर्सल। और हर एक स्टूडेंट, हर एक व्यक्ति को, जो स्टूडेंट था और रेपेट्री का मेंबर था, उसको रिहर्सल में बैठना होगा। वो उस प्ले में एक्टिंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, रिहर्सल के वक्त हर एक को बैठना होगा। वो भी ट्रेनिंग का एक हिस्सा था कि आप जो है रिहर्सल की प्रोसेस से बहुत कुछ सीखते थे, और अलकाजी साहब कैसे काम कर रहे हैं उनसे सीखते थे, आपके सीनियर्स क्या कर रहे हैं, अपने रोल को कैसे तैयार कर रहे हैं, उनसे सीखते थे। तो एक ट्रेनिंग का एक वो हिस्सा था। और इससे जुड़े मुझे एकदम से एक छोटी सी घटना याद आ गई कि मेरे ख्याल से अलकाजी साहब शायद दांतों डेथ, एक नाटक है जॉर्ज ब्यूखनर का। जॉर्ज ब्यूखनर बहुत मशहूर जर्मन नाटककार थे और बहुत यंग एज में उनकी डेथ हुई। उन्होंने 3 ही नाटक लिखे और तीनों नाटक कमाल के हैं। और दांतों डेथ है, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के ऊपर आधारित नाटक है। इसकी रिहर्सल कर रहे थे, हम लोग देखते थे, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे और ज़्यादातर रोल उसमें सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के छात्र ही कर रहे थे। तो उन्होंने ब्लॉकिंग कर रहे थे, एक सीन ब्लॉकिंग की, और अपना क्या उसका ख़त्म हो गया। अगले दिन आए, दोबारा शुरुआत हुई, तो रिहर्सल शुरू हुई। तो जब स्टूडेंट ने अपना जो बताई तो मूव्स वो करनी शुरू की, तो अलकाजी ने रोक दिया, बोले नहीं 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 ऐसे नहीं, ऐसे। तो उसने कहा सर लेकिन कल तो आपने कहा था कि ऐसे यहाँ से उठ के मुझे यहाँ जाना, आपने ये मूव बताई थी। बोले हाँ वो कल था, अभी मैं कल से आज तक में मैं बदल गया हूँ, आई हैव ग्रोन। तो आपको भी ग्रो करना चाहिए, डोंट रिस्ट्रिक्ट टू द सेम थिंग, आप इसको मूव को चेंज करिए। तो ये अपने आप में एक था कि यानी कि अब मुझे पता नहीं कि वो भूल गए थे, उन्होंने इस तरीके से अपनी बात को कवर अप किया, लेकिन उन्होंने यही बात मुझे याद है कि जब वो 1977 में छोड़ के चले गए थे एनएसडी,
और 1982 1982 में जब एनएसडी रेperटरी कंपनी को फेस्टिवल ऑफ इंडिया में के लिए जाना था लंदन, और वहाँ पे ताकि तुगलक नाटक होना है, ये डिमांड थी फेस्टिवल ऑफ इंडिया की कमेटी की, तो उसको दोबारा तैयार करने के लिए जब अलकाजी साहब आए तो उन्होंने मनोहर भाई मनोहर सिंह जो रेperटरी चीफ थे और तुगलक की भूमिका भी करते थे, कमाल के अभिनेता, उन पे जिम्मेदारी सौंपी कि बोले कि मैं सिर्फ 15 दिन के लिए आऊँगा कराने रिहर्सल, मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं है, तो पहले आप अपनी कास्टिंग करके और सारी ब्लॉकिंग वगैरह करके प्ले को तैयार रखिए, और मैं आऊँगा 15 दिन में उसको थोड़ा ठीक ठाक करूँगा, पॉलिश करूँगा और फिर हो जाएगा। तो मनोहर भाई ने जैसे अलकायदा ने प्रोडक्शन किया होगा, जो आखिरी बार किया होगा, उस तरीके से अपना ब्लॉकिंग वगैरह करके पूरा अपने तैयार करा दिया। और एक दिन अनाउंस हुआ कि कल अलकाजी साहब रिहर्सल देखने के लिए आ रहे हैं, और वो पूरा एक रन थ्रू देखेंगे और उसके बाद पे वो काम शुरू करेंगे। और उनका एक अलकाजी साहब का एक दबदबा रहता था, जब हम लोग आए भी थे तो था कि बहुत ही स्ट्रिक्ट आदमी है, बहुत गुस्सैल है, मार देते हैं, उनका पूरा एक रुआब था। और अगर वो जहाँ से आते थे वहाँ भी एकदम खामोशी छा जाती थी। तो वही कल सारी रेperटरी कंपनी हिली हुई थी। अगले दिन वो आए, उन्होंने रिहर्सल देखनी शुरू की, और मेरे ख्याल से तीसरे सीन तक पहुंचे होंगे रन थ्रू, और उन्होंने रोक दिया। व्हाट इज दिस? मनोहर एंड सुरेखा, सुरेखा सीकरी जो बालिका वधू और बधाई वाली अभिनेत्री, कमाल की अभिनेत्री, वो सौतेली माँ का रोल कर रही थी, मनोहर भाई तुगलक का कर रहे थे, उन्हीं का सीन चल रहा था। व्हाट इज दिस? मनोहर एंड सुरेखा, यू आर रिपीटिंग द सेम थिंग विच यू डिड 10 years अगो। अभी चेंज हो गया है, अभी आई हैव चेंज, यू शुड ऑल्सो चेंज। और करके उन्होंने कहा नहीं, हमको पूरे नाटक, और उन्होंने दोबारा से उस नाटक की पूरी तैयारी ब्लॉकिंग शुरू की, और 15 दिन में खैर नाटक, क्योंकि सबको बाकी चीजें तैयार थी तो वो नाटक तैयार हुआ। तो ये एक उनकी खासियत थी। और मैं एक दो और बातें अलकाई साहब के बारे में करके फिर कुछ और बातें करेंगे। तो ये सब तो था ही उनका कमाल। एक चीज जो मैं शेयर करना चाहता हूं उनके बारे में, यानी बातें तो बहुत सारी अगर करें तो शायद पूरा एक दिन उनके बारे में बातें करते हुए गुजर सकती है। वो ऐसा कि जब हम फर्स्ट ईयर पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने एक प्ले किया था, अंतिम यात्रा, जो कि बैरी जॉन साहब ने डायरेक्ट। अरे वाह, प्रतिमा भी दिखाई दी मुझे। नमस्कार प्रतिमा, क्या हाल है? तो वो जो है हाँ, अगर यार बुलाती जूम पे बबरी तो ज्यादा मजा आता। खैर चलो, तो क्या हुआ कि ये बैरी जॉन साहब भी पहली बार, उनका पहला आना था एनएसडी में। और अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो आप लोग उनके बारे में भी जान लीजिए, बैरी जॉन के बारे में। तो खैर, उन्होंने प्ले किया अंतिम यात्रा हमारे बैच के साथ, जिसमें सिर्फ हमारा बैच ही शामिल था। वो वाली रवायत नहीं थी कि सारा स्कूल शामिल होगा, और सारा काम हम लोगों ने किया था। तो उसका प्ले का अनुवाद भी हमारे बैच के हमारे एक बहुत अजीज मित्र हैं अजय कार्तिक, उन्होंने किया था। बाद में हुआ कि इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करना है अनुवाद को, और उसमें अलकाजी साहब से मदद मांगी गई, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम कम था। तो अलकाजी साहब ने ये करना शुरू किया कि पहले वो अपनी जो क्लास होती थी उसमें क्लास में वो करते थे अनुवाद पे काम पूरे बैच के साथ। और उन्होंने अजय से कहा कि भाई आप लोग अपने साथ में कुछ आपके जो है कुछ चुन लीजिए, 2 3 4 लोग। तो हम लोग रिहर्सल के बाद मेरे घर पे बैठ के इसके काम पे करेंगे, अनुवाद पे काम करेंगे। तो उस पे जो है करीब 15 20 दिन हमें उनके घर पे जाने का मौका मिला, उनके साथ बैठ के काम करने का, कैसे एक प्ले को ट्रांसलेट किया जाता है उसके बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो खैर, अलकाजी साहब उसके बाद छोड़ के यानी इस्तीफा दे के चले गए, और हम लोग को बहुत अफसोस हुआ, दुख हुआ, लेकिन ठीक है। उसके बाद कारण जी आए, वो भी कमाल के डायरेक्टर थे। खैर, तो हम लोग बहुत अलकाई साहब के बड़े मुरीद थे, उनके भक्त थे। और उनका जन्मदिन आता अक्टूबर में। तो मैं और युवराज शर्मा और हमारे दोस्त ज्ञान शिवपुरी, मैं अक्सर इस बात की जिक्र करता हूँ, हम तीनों ने तय किया कि उनके जन्मदिन पे हम लोग उनको एक बर्थडे ग्रीटिंग कार्ड भेजेंगे। और अलकाई साहब जब छोड़ के गए हैं एनएसडी से, तो उसके बाद वो एक लंबे अरसे तक, करीब 1 1.5 साल तक हिंदुस्तान के बाहर रहे, लौट के नहीं आए। उनको बहुत बड़ा धक्का लगा था उस पूरे हादसे से, जैसे वो छोड़ के गए थे। तो हम लोगों ने ग्रीटिंग कार्ड खरीदा, उस पर लिख करके अपनी अपनी शुभकामनाएं उनको, तीनों व्यक्तियों ने। और एक उनके व्यक्ति थे मिस्टर ढींगरा, जो कि संगीत नाटक अकेडमी में काम करते थे, उनको सौंपा कि भाई आप ये भेज दीजिए अलकाई साहब को। तो वो उन्होंने अलकाई साहब को भेज दिया होगा, सबने मान लिया। 5 6 महीने बीत गए, कोई पता नहीं था।
ओके। अरुजा, अरु, एक सेकंड, बैटरी जा रही है तो मुझे इसको चार्जिंग भी लगाना पड़ेगा। एक मिनट आप होल्ड करें तो मैं बात भी करता रहूंगा। तो उन्होंने अलकाजी साहब का हमें एक पिक्चर पोस्ट कार्ड जो है एनएसडी हॉस्टल के एड्रेस पे मिला, और उसमें जो है उन्होंने हम तीनों व्यक्तियों के लिए, एक तो हमारे बहुत अच्छे व्यक्ति थे वो, हम तीनों व्यक्तियों के लिए धन्यवाद तो लिखा ही, और साथ में उन्होंने तीनों व्यक्तियों के लिए, सॉरी मैं से बात करते करते फोन कर रहा हूँ, तो हम तीनों व्यक्तियों के लिए उन्होंने तीन तीन लाइन लिखी थी, जिसमें उन्होंने ज्ञान शिवपुरी को लिखा था कि आप जो है थिएटर म्यूजिक पे काम करिए। युवराज को माइम के लिए कहा था, और मुझे जो है उन्होंने राइटिंग के लिए कि आप राइटिंग ट्रांसलेशंस वगैरह पे। हेलो, और उस देखो उसकी बैटरी जा रही है तो चार्जर ला के लगाना पड़ेगा। सॉरी दोस्तों, ये पता नहीं टेक्नोलॉजी की जो प्रॉब्लम होती है, मुझे इसकी तो उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है कि ये इतनी बैटरी खा जाएगा इतनी देर में। खैर, तो ये जो उनका था, जो उन्होंने एक चीज़ लिखी, और इसने मुझे एक, यानी कि शायद जो मैंने जो अनुवाद वगैरह इतने सारे किए, ये उस वजह से ही किए। हेलो, हाँ जानिए, बोलो।